शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ है हमारी फॉरेन वाले पेज से। चूँकि क्या है, कभी कभी मैप वाला सेक्शन हमारा छूट जाता है, इसलिए आज हम फॉरेन वाले सेक्शन सबसे पहले देखेंगे। और फॉरेन वाले पेज से नई जो कंट्री है वो नॉर्वे न्यूज़ में आई है, इसलिए हम नॉर्वे का मैप देख रहे हैं। ठीक है, पहला जो मैप आप देख रहे हैं ये बताता है कि नॉर्वे की पूरे वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ है। ठीक है, नॉर्वे किस महाद्वीप में आता है? तो नॉर्वे आता है यूरोप में। ठीक है, और यूरोप में यदि आप जाओगे नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है नॉर्वे। मैन यदि यहाँ से हम देखें ना तो नॉर्वेजियन सी है जो कि नॉर्वे के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। नॉर्वे के यदि हम नीचे में जाएंगे तो वो पड़ता है नॉर्थ सी। और यदि आप जाओगे नॉर्वे के पूर्वी साइड की तरफ, ठीक है, तो उसके दक्षिण वाले हिस्से की तरफ बाल्टिक सी है। अब इसके बाद वाला जो मैप है वो देख रहे हैं हम, नॉर्वे कौन कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, नॉर्वे के यदि हम देखें तो ये पूरा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हम बात कर रहे हैं इसके पूर्वी वाले किनारे की। तो ये स्वीडन के साथ में बहुत बड़ी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी हो गई ओस्लो। और नॉर्थ की तरफ यदि हम बढ़ेंगे तो ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री फिनलैंड के साथ, जिसकी राजधानी है हेलेंस्की। और थोड़ा सा हिस्सा रसिया के साथ में शेयर करता है। इसके बाद यदि इस मैप को हम देखें ना तो इसमें एक मेजर पॉइंट बताया गया है जो कि इसकी पहाड़ी चोटी को बताता है, गाल्डो पिगेन। ठीक है, 2469 मीटर इसकी हाइट बताई गई है, जो कि पड़ता है नॉर्वे के लगभग यदि आप साउथ की तरफ जाएंगे तो ये पड़ता है। इसके बाद वही सब बेसिक बातें इसमें बताई जाती हैं, जैसे कि यूरोप महाद्वीप में यदि इसकी लोकेशन देखें ना तो ये नॉर्दर्न मोस्ट वाले एरिया में पड़ता है। सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ नॉर्वेनियन सी। नॉर्वेनियन सी के बारे में भी हम देख चुके हैं इसके पहले। एंड द नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द स्कैंडेवियन माउंटेन्स चेन। तो स्कैंडेवियन माउंटेन चेन्स नॉर्थ वेस्टर्न वाले स्लोप पर हमको देखने को मिलता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्कैंडेवियन पेनिसुला। ठीक है, पेनिसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। इसके अलावा हमने ये भी देखे थे कि ये जो सबसे बड़ी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है स्वीडन के साथ में। इस शॉर्टर बॉर्डर लाइन इज ड्रॉन बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन ऑन द नॉर्थ। एंड देयर इज़ आल्सो ए टीनी कॉमन बाउंड्री है विथ रसिया के साथ में। हमने पूरब की तरफ देखे थे ऑफ द कंट्री। नॉर्वे मैप हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। और सबसे लंबी इसकी कोस्ट लाइन है विथ सेवरल स्मॉलर एंड लार्जर फिजोर्स टेकिंग द इलोंगेटेड शोर लाइन फॉर इट्स एंटायर लेंथ। ठीक है, ये जो फिजोर्स क्या होते हैं इसकी इमेज हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना यही है, फियोर्ड्स भी कहा जाता है इसको यहाँ पर। ठीक है, तो एक प्रकार से ये शार्प किनारे रहते हैं इसके, शार्प इस प्रकार से खड़ी ढाल रहती है और बीच से ये पानी इस प्रकार से काटते हुए इनको संरचना बनाता है। यहाँ पर डिटेल में बात बताई गई है कि ए fjord इज़ ए लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट रीचेस फार इनलैंड। Fjords are often set in U-shaped valley with steep walls of rocks। यहाँ पर हम जो है एकदम खड़ी दीवारें दिख रही हैं ना पत्थरों की on either side। Fjords are found mainly in Norway, Chile, New Zealand, Canada, Greenland and US state of Alaska। Fjords were created by glacier। तो ग्लेशियर के माध्यम से ही ये बनते हैं।
अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या बात कही गई है। तो न्यूज़ में बात बताई गई है कि नॉर्वे क्लाइमेट चेंज को लेकर के कितना सतर्क है और क्या क्या कदम उसको उठाने की ज़रूरत है। ऑयल एंड गैस सेक्टर अकाउंट्स फॉर ओवर 40% ऑफ एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयज़ 5% ऑफ द वर्कफोर्स। इसमें बात बताई गई है कि ऑयल और गैस नॉर्वे प्रोड्यूस करता है, तो ये इसकी जो हिस्सेदारी है एक्सपोर्ट में वो है 40% से भी ज़्यादा, और 5% से भी ज़्यादा लोगों को जो है ये रोज़गार प्रोवाइड करता है। तो हम बात कर रहे हैं रूलिंग कंजर्वेटिव्स, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर अर्ना सोलबर्ग, एंड अपोजिशन लेबर पार्टी विच इज़ लीडिंग इन ओपिनियन पोल्स, both advocate for a gradual move away from fossil fuels। तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर अर्ना सोलबर्ग हो, चाहे वो अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन वाले कौन हो, अपोजिशन लेबर पार्टी वाले लीडर हो, दोनों ही जो है ये चाहते हैं कि अब हम फॉसिल फ्यूल से अपने आप को निकालें और दूसरी तरफ हमको शिफ्ट होना है। बट द लार्जर पार्टीज रेयरली रूल अलोन इन नॉर्वे। लेकिन ज़्यादातर क्या है, यहाँ पर भी गठबंधन की सरकार रहती है। स्मॉलर प्लेयर आर एज यूजली रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए मेजॉरिटी कोएलिशन। सम आर डिमांडिंग ए मोर रेडिकल सर्विंग विद द कंट्रीज डोमिनेंट इंडस्ट्री एंड इनकम स्ट्रीम। और बात बताई जाती है हाइड्रो पावर्ड एनर्जी ग्रिड और इलेक्ट्रिक कार के बारे में। दे आर एमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इंथॉस्टिक कंज्यूमर ऑफ ग्रीन पावर। लेकिन डिकेड ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑयल एंड गैस मीन्स दिस नेशन 5.3 मिलियंस एंजॉय जेनरस वेलफेयर बफर एंड सिट्स ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड। ठीक है, टीना ब्रू द ऑयल एंड एनर्जी मिनिस्टर का कहना है, इट इज़ अनथिंकेबल दैट द कंट्रीज शुड फोर्स एन एंड टू इट्स बिगेस्ट इंडस्ट्री विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ एक्सपोर्ट एंड डायरेक्टली एम्प्लॉय ओवर 5% ऑफ वर्कफोर्स। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है नॉर्वे के लिए कि वो इस प्रकार की इंडस्ट्री को बंद करेंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं गुजरात से। कल हमने देखा था कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहाँ के राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था। 2-3 लीडर और भी गए थे उनके साथ में। तो कल ही फिर विधायक दल की बैठक हुई और वहाँ से नए सीएम को चुन लिया गया है। भूपेंद्र पटेल टू बी नेक्स्ट गुजरात सीएम। सिलेक्शन ऑफ ए फर्स्ट टाइम एमएलए सिग्नल बीजेपी's आउटरीच टू डोमिनेंट पाटीदार। कुल मिलाकर के बीजेपी अब ये चाहती है कि वहाँ के जो पाटीदार हैं वो भी पॉलिटिक्स में अब शामिल हों। उनको पाटीदार जो लोग हैं ना, उनको प्रभावित कैसे किया जा सकता है, तो इसीलिए तो उन्होंने इस लीडर का सिलेक्शन किया है। इन ए सरप्राइज चॉइस फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर भूपेंद्र पटेल वाज ऑन संडे इलेक्टेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। मिस्टर पटेल के बारे में बताया जाता है 59 साल इनकी एज है। इसे प्रोटेज ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड करंट उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है प्रॉट से, ए यंग पर्सन हु हेल्प्ड और ट्रेंड फॉर देयर करियर और पर्सनल डेवलपमेंट बाय एन ओल्डर more experienced person as usually somebody who is powerful and famous। तो प्रसिद्ध, प्रभावशाली, अनुभवी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत विकास के लिए, ठीक है, प्रशिक्षित युवक। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए ना, तो ये जो लीडर हैं ये भी जो है इनको इनका ही अनुभव है, इनसे इन्होंने राजनीतिक अनुभव लिए हैं। इसके अलावा इन्होंने अनुभव लिया है गवर्नर आनंदीबेन पटेल से। इसके अलावा प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती, जैसे कि ही वाज अर्लियर चेयरमैन ऑफ द अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अहमदाबाद
अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये चेयरमैन रहे हैं एंड आल्सो द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इन्होंने अध्ययन किया था इंजीनियरिंग एंड इज़ ए बिल्डर। ही इज़ एक्टिव इन पाटीदार कम्युनिटी सोशल सर्विस आउटफिट इन अहमदाबाद एंड is the first leader from Ahmedabad city to be elected chief minister. His election trumped several contenders for the top post, including outgoing deputy chief minister Nitin Patel and union minister Mansukh Mandavia. ठीक है, the name was a complete surprise even to MLAs. It came from Delhi and possible Anandi Patel has a critical role in his selection. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं LCA-MK2 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि हल्का है और जो है लड़ाकू विमान में शामिल है। ठीक है, इसकी ये खासियत है कि ये थोड़ा हैवी है एंड मच मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट देन द करेंट LCA वेरिएंट। अभी वर्तमान में जो हमारे पास LCA का वेरिएंट है उसमें सुधार करके LCA-MK2 वर्जन लाया गया, जो कि थोड़ा सा वजनदार है और उससे थोड़ा ज़्यादा कैपेबल भी है। द MK2 इज़ 1350 mm लॉन्गर फीचरिंग कैनार्ड्स एंड कैन कैरी पेलोड ऑफ 6500 किलो कंपेयर टू 3500 kg ऑफ LCA कैन कैरी। तो अभी वर्तमान में हमारे पास LCA था, इसकी कैपेसिटी थी 3500 किलो पेलोड को कैरी करने की। अब ये जो है 6500 किलो तक का पेलोड को कैरी कर सकता है। देखो, LCA के बारे में यदि हम बात करें ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इस कार्यक्रम को भारत की सरकार ने 1984 में चालू करी थी, जिसके बाद सरकार द्वारा LCA कार्यक्रम का मैनेजमेंट करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA की स्थापना की गई थी। ये पुराने जो MiG-21 लड़ाकू विमान थे उसको रिप्लेस करता था। डिज़ाइन की यदि हम बात करें तो LCA का डिज़ाइन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत संचालित वैमानिकी विकास एजेंसी करती है। विनिर्माण की यदि हम बात करें तो HAL के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, कुछ विशेषताएँ इसमें बताई गई हैं LCA के बारे में। ये अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। हवा से हवा में, हवा से सतह हो, सटीक निर्देशित हथियारों की रेंज को ले जाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भर सकता है। अधिकतम पेलोड क्षमता बताई गई 40,000 किलो और अधिकतम 1.8 मैक की गति प्राप्त कर सकता है। विमान की रेंज है 3000 किलोमीटर। और फिर यहाँ पर अलग अलग टाइप के LCA दिए हैं, जैसे कि तेजस ट्रेनर, LCA नेवी, LCA तेजस नेवी MK2, LCA तेजस MK1A। तो आज की जो न्यूज़ है वो इससे है। ठीक है, LCA नेवी वेरिएंट का ये सेकंड संस्करण है जो कि LCA से ज़्यादा पावरफुल है। तो न्यूज़ यदि हम देखें तो LCA MK2 इसको ऑफिशियली जो है सेना में शामिल कर लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट हमको देखने को मिलेगी 2023 में, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का कहना है। डिटेल डिज़ाइन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड मेटल कटिंग इज स्टार्ट शॉर्टली। तो इसकी डिज़ाइन जो है कुल मिला के कम्प्लीट हो गई है, अब मेटल की कटिंग स्टार्ट हो जाएगी शॉर्टली। हमने बात किए थे ना कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड डायरेक्टर, ADA के बारे में हमने बात करे थे। तो यही एक प्रकार से एजेंसी है जो कि इसके डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी। इन्हेंस्ड रेंज, द एयरक्राफ्ट फीचर इन्हेंस्ड रेंज एंड इंड्योरेंस इंक्लूडिंग एंड ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, इसके बारे में हम जाने थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात बताई गई है कि हैवी वीपन्स ऑफ द क्लास ऑफ स्काल्प, क्रिस्टल मेज एंड स्पाइस 2000 विल बी आल्सो इंटीग्रेटेड ऑन MK2 के साथ में कुछ और ऐसे वीपन्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम देख चुके हैं।
ठीक है। फरवरी में क्या होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करा था 48,000 करोड़ की डील विथ HAL के साथ में टू सप्लाई 83 LCA MK-1A टू द इंडियन एयरफोर्स, कि हमको जो है इतने LCA MK-1 चाहिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब फिर क्या हुआ, HAL ने साइन किया 716 मिलियन डॉलर की डील किसके साथ में, GE एविएशन एक कंपनी है ऑफ द US फॉर 99 F404 एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड सपोर्ट सर्विस टू पावर MK-1A। ठीक है, तो HAL ने भी कुछ चीज़ें US से खरीदी। द MK-2 विल बी पावर्ड बाई ए मोर पावरफुल GE 414 इंजन। अभी जो बनने वाला है MK-2, इसका इंजन जो है और भी ज़्यादा पावरफुल रहेगा। आगे और कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि देखो, स्टेटिंग दैट द इनिशियल डिज़ाइन की यदि हम बात करें AMCA की, तो ये स्टार्टेड हुआ था वे बैक इन 2009। तो डॉक्टर देवधारे क्या कहते हैं, ठीक है, ये रहेगा ट्विन इंजन स्टील एयरक्राफ्ट, ठीक है, विथ एन इंटरनल वीपन वे रहेगा एंड ए डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इंटेक यहाँ पर देखने को मिलेगा, विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर विच द डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट। ठीक है, वजन बताया गया है 25 टन का एयरक्राफ्ट रहेगा विथ इंटरनल कैरेज ऑफ 1500 kg ऑफ पेलोड एंड 5500 kg एक्सटर्नल पेलोड विथ 6500 kg ऑफ इंटरनल फ्यूल। ऑन द करेंट स्टेटस ऑफ द AMCA, इनका कहना है कि द कन्फिग्रेशन हैड बीन फ्रोजन, प्रिलिमिनरी सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज्ड एंड प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीटेड हो गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार को फटकार लगाई थी कि या तो आप ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दीजिए या तो फिर वहाँ पर जो है भर्ती कीजिए, और या तो फिर अवमानना का आपके ऊपर केस किया जाएगा। तो इसी के चलते चलते क्या हुआ है, 31 व्यक्तियों के नेम जो है कंफर्म किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो वैकेंसी है ट्रिब्यूनल्स के लिए, उनके लिए द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड 31 पीपल एज जुडिशियल, टेक्निकल एंड अकाउंटेंट मेंबर एट द NCLT एंड ITAT। NCLT और ITAT के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है कि जो NCLT होती है ना, जिसको हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं, ये डील करती है इस प्रकार के मैटर जो कि मेनली रिलेटेड होते हैं कंपनीज लॉ से। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी लॉ से रिलेटेड, जबकि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर को हैंडल करने का काम करता है। कुछ और बातें हैं जो कि NCLT से रिलेटेड हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हम पहले बात कर रहे हैं NCLT की। तो NCLT की रचना की गई थी, इसको गठित किया गया था सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से, ताकि जो है इस प्रकार की जो याचिकाएं हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ना, उनको सॉल्व किया जा सके। अब NCLT क्या होता है, इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट एडजुकेट्स इशू रिलेटिंग टू कंपनीज। It is also appellate tribunal for order passed by the NCLT under section 61 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and for order passed by the Insolvency and Bankruptcy Board of Indian under section 202 और section 211 of the IBC। इसका मतलब यही हो गया कि देखो, यदि कंपनी से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी वाला मामला है, मैं यदि केस NCLT में हार जाता हूँ तो मैं अपील करता हूँ NCLT में जा कर के। ठीक है, NCLT की कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1 जून 2016 को।